जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सफलता एक्सपो पर, जहां हम आपके सामने लेके आए हैं अपनी अगली वीडियो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है दोस्तों, जिसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। हम आपको ऐसे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको बार बार ना पढ़ना पड़े, आपको एक बार में ही वो कंठस्थ हो जाए। ठीक है, और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम वाले आने वाली चीज़ है, तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर संधि। ठीक है, जो हमारा आज का चैप्टर है उसका नाम है संधि दोस्तों। ठीक है, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमको इनको पढ़ेंगे नहीं, हमको सीखेंगे। ठीक है, कि संधि होता क्या है, संधि कैसे बनते हैं। ठीक है, संधि को पहचाने कैसे, उसमें कौन सी संधि है, कहाँ आती है, क्या बदलाव होता है, बदलाव के साथ में कैसे शब्द बन जाते हैं, क्या नए शब्द बनते हैं। ठीक है, तो हम उन सब चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर क्या है हमारा दोस्तों, संधि। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं संधि, तो हमें पता होना चाहिए कि संधि कहते किसे हैं, संधि की परिभाषा क्या है। क्योंकि अगर आप कुछ चीज पढ़ रहे हैं और आपको उस विषय के बारे में नहीं पता तो आपका पढ़ना बेकार है। ठीक है दोस्तों, अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं और आपको नहीं पता कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो फिर विज्ञान पढ़ने का फायदा ही क्या है। ठीक है, तो आज हम संधि पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि होता क्या है, संधि कहाँ होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दिया है कि निकटतम वर्णों में। ठीक है, निकटतम वर्णों में कैसे, क्या मतलब है दोस्तों, जो संधि में जो प्लस का निशान होता है ना दो शब्दों के बीच में, तो उसके जो इधर निकट होगा और इधर निकट होगा, ठीक है, वो वाले वर्ण। ठीक है, वर्ण अक्षर को बोलते हैं। तो क्या कहा है कि निकटतम वर्णों में होने वाले ध्वनि विकारों, विकार का अर्थ होता है दोस्तों परिवर्तन। ठीक है, जब निकटतम वर्णों में ध्वनि में परिवर्तन, ठीक है, होता है, उसको ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, जो आपके जो वर्ण होंगे, दो वर्ण होंगे, ठीक है, दो शब्द होंगे, दो शब्द है, एक ये शब्द है, एक ये शब्द है, दो तीन वर्ण इसमें, दो तीन वर्ण इसमें है, तो जो प्लस के निशान के आसपास के वर्ण होंगे दोस्तों, उनमें उनके योग से जो विकार, जो परिवर्तन उत्पन्न होगा, उसको ही हम संधि बोलते हैं। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। संधि शब्दों में नहीं बल्कि वर्णों में होती है। संधि की कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, पहली क्या है कि जो संधि होती है वह शब्दों में नहीं बल्कि वर्णों में होती है, अक्षरों में होती है, शब्दों में, पूरे शब्द में नहीं होती है, वह वर्णों में होती है। वर्णों के बदलाव को ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, जब वर्ण परस्पर मेल से दूसरा वर्ण निर्मित कर लेते हैं या ठीक है तो कुछ और बन जाते हैं, तो उनको हम संधि बोलते हैं। ठीक है, संधि केवल तत्सम शब्दों में ही होती है। ठीक है दोस्तों, क्या है, जो संधि होती है वो केवल तत्सम शब्दों में होती है। तत्सम शब्द हमने पहली वीडियो में आपको पढ़ा दिए हैं। तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में बहुत बड़ी संख्या में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है। क्या कहा है कि जो हिंदी भाषा है हमारी, उसमें आज बहुत ज्यादा संस्कृत के तत्सम शब्दों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारे तत्सम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए तत्सम शब्दों में होने वाली संधियों को ही सीखना आवश्यक है। ठीक है, क्या कहा है कि जो तत्सम शब्दों में संधियां होती है दोस्तों, उनको ही सीखना बहुत आवश्यक है। एक बात उन्होंने क्लियर कर दी कि संधि केवल तत्सम शब्दों में ही होती है। ठीक है, तो देखिए अब जब हम किसी शब्द में संधि करते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम संधि विच्छेद। संधि विच्छेद के बारे में समझ लीजिए। ठीक है, संधि युक्त शब्दों को, संधि युक्त शब्दों को मतलब जिसमें पहले ही जो संधि से युक्त है, ठीक है दोस्तों, जो जुड़ा हुआ है शब्द, ऐसे शब्दों को सही ढंग से समझने के लिए, उन्हें अच्छी तरह से समझने के लिए, सीखने के लिए उन्हें अलग अलग किया जाता है। ठीक है, उन शब्दों को हम अलग अलग खंड में तोड़ लेते हैं। शब्दों के अंशों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, क्या होती है दोस्तों, शब्दों के अंशों को, जो शब्द के अंशन को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको ही हम संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी बड़े शब्द को टुकड़ों में तोड़ देंगे, संधि कर देंगे, उसकी संधि विच्छेद कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम अलग अलग समझने के लिए उसको कई टुकड़ों में बांट देंगे। ठीक है, दो या दो से अधिक टुकड़ों में उसको बांट देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, हम संधि विच्छेद बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर कहेंगे संधि किसे कहते हैं, जब परस्पर मेल से शब्दों को जोड़ देते हैं उसको संधि कहते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि को समझने के लिए शब्द को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये बातें समझ गए। देखिए सीधी सी बात है, संधि किसे कहते हैं, संधि उसको बोलते हैं जब हम किन शब्दों के आसपास के जो शब्दों के आसपास के जो वर्ण होते हैं उनमें परिवर्तन या विकार कर देते हैं, तो उसको हम संधि बोलते हैं। ठीक है, संधि किसको बोलते हैं दोस्तों, निकटतम वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, निकटतम वर्ण मतलब एक से अधिक जब शब्द होते हैं, उनके जो शब्दों के जो निकटतम वर्ण होंगे, ठीक है, उनमें संधि किसे बोलते हैं दोस्तों, निकटतम वर्ण जो होंगे, जैसे हमने लिखा है विद्यालय। ठीक है, विद्यालय,
ये एक शब्द है हमारा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके दो खंड कर लेंगे, विद्या प्लस आल्य, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, जो ये प्लस, जो है हमारा जमा का निशान है, इसके आसपास के जो वर्ण होंगे, ठीक है, निकटतम वर्ण जो होंगे, ठीक है, उनमें क्या करेंगे हम, विकार कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। तो जब हम इसका विकार परिवर्तन कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, विद्यालय, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम संधि बोलते हैं। और जो इस शब्द का जो हमने ये है किया है, इसको हम संधि विच्छेद बोलते हैं, ठीक है। शब्द के अलग अलग टुकड़ों में बांटना संधि विच्छेद है। और जो संधि विच्छेद है उसको जोड़ करके जो परिवर्तन होगा, विकार उत्पन्न होगा, उसके द्वारा जो शब्द लिखा जाता है उसको हम संधि बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ा डिफरेंटली तरीके से समझिए, इसका अलग अलग तरीके से समझिए कि क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी वीडियो में। तो आगे है हमारा संधि के प्रकार। देखिए संधि के अपने बारे में जान लिया है कि संधि किसे कहते हैं, ठीक है। संधि विच्छेद किसे कहते हैं, बताया है संधि के प्रकार। संधि के प्रकार किसे कहते हैं, संस्कृत के शब्दों का अंत, मतलब जो संस्कृत के शब्द है जहां वे खत्म होते हैं, जिस वर्ण पर वो खत्म होते हैं, स्वर होता है, व्यंजन होता है या फिर विसर्ग होता है, ठीक है दोस्तों। या तो उसका अंतिम वर्ण स्वर होगा या विसर्ग होगा या व्यंजन होगा, ठीक है। इसीलिए संधि के 3 प्रकार माने जाते हैं, ठीक है। इसी आधार पर ही संधि के 3 प्रकार मान लिए गए हैं, ठीक। किसके आधार पर, स्वर के आधार पर, व्यंजन के आधार पर, विसर्ग के आधार पर, जिनका नाम क्या है। पहला है हमारा स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि, इसमें हम स्वर से बनने वाले संधि विच्छेदों को पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा व्यंजन संधि और तीसरा है हमारा विसर्ग संधि, ठीक है दोस्तों। अब जो ये हमारे 3 प्रकार हमने बताए हैं संधि के, कि 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, अब हम इनके बारे में बहुत ही विश्लेषण के साथ पढ़ते चलेंगे कि किसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जो हमारे साथी पहले से हमारे चैनल पर बने हुए हैं वो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट देना ना भूलिए कि आप अगर कहीं पर आपको कुछ भी कमी लगती है या कहीं पे आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में जाकर आप लिख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है दोस्तों। उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि यह सभी के बहुत काम की है, ठीक है। हर एक विषय, जब हर एक एग्जाम होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है संधि का, ठीक है। तो संधि के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे कोई यूपी बोर्ड वाला बच्चा है, चाहे कोई एग्जाम देने वाला बच्चा है, कंपटीशन एग्जाम करने वाला बच्चा है, यह सभी के लिए बहुत खास होने वाला है चैप्टर, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए फटाफट जाके, ठीक है दोस्तों। तब तक हम आपको आगे लेकर चलते हैं, अपनी वीडियो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे, ठीक है। देखिए पहला जो प्रकार है संधि का वो था हमारा स्वर संधि, ठीक है। देखेंगे हम स्वर संधि किसे कहते हैं, पहले वो सीखेंगे कि स्वर संधि होता क्या है। क्या है कि 2 स्वरों के मिलने के कारण, ठीक है, जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं उनमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, ठीक है। जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने के बाद जो परिवर्तन होगा विकार होगा, विकार ही परिवर्तन होता है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, विकार को ही परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो उसे स्वर संधि कहते हैं, मतलब जिसमें स्वर का ही मिलन होगा। पहले शब्द का आखिरी वर्ण जो होगा वो भी स्वर होगा और जो दूसरा शब्द है उसका जो पहला वर्ण होगा वो भी स्वर ही होगा, तो उसको हम स्वर संधि बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी में स्वर संधि के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, वो देख लीजिए कौन कौन से। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यण संधि, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई ये आपके सामने वो वर्ड दे देगा कि इस शब्द दे देगा कि इस शब्द में बताइए कि कौन सी संधि है, ठीक है। तो उसमें आपको पहचानना है, जो अगर आपको खंड दिए हुए हैं शब्दों के, ठीक है, तो बहुत आसानी है। अगर नहीं भी दिए है तो अपने पे से उसकी संधि छेद कर लेंगे और फिर देखेंगे कि उसका पहले शब्द का आखिरी वर्ण कौन सा है और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण कौन सा है, ठीक है। अगर आपको उनके पहले शब्द का आखिरी वर्ण स्वर है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर है तो वह स्वर संधि होगी। और अगर एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है तो वो व्यंजन संधि ही होगी, कंफ्यूज मत होइएगा, वो हम आपको आगे पढ़ा देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है, पहले देखेंगे हम दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, ठीक है। दीर्घ संधि क्या है, तो अब दीर्घ का अर्थ जो होता है ना दोस्तों होता है बड़ा, ठीक है। हमने पेपर में भी किया है, 10th 12th के पेपर में किया है दीर्घ प्रश्नोत्तर और लघु प्रश्नोत्तर। लघु मैंने छोटा, दीर्घ मैंने बड़ा, अति लघु मैंने बहुत छोटा, ठीक है। तो दीर्घ मैंने होता है बड़ा संधि, ठीक है, मतलब बड़ी संधि, ठीक है। इसको अपनी भाषा में याद कर लीजिए कि जब जो स्वर हैं वो आपस में मिलेंगे, समान एक तरह से बोल देते हैं समान अधिकार रखने वाले, मतलब एक जैसे दिखने वाले जो स्वर होंगे वो जब आपस में मिलेंगे तो वो बड़े बन जाएंगे, ठीक है। वो देख लीजिए आगे बताएंगे हम आपको कि जब हर्ष या दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर हमने आपको बताए थे और दीर्घ स्वर भी आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। हर्ष स्वर अ ई उ, ठीक है, अ ई उ, ठीक है। और दीर्घ स्वर आ ई उ, ये होते
ये दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। तो क्या कहा उन्होंने कि हर्ष या दीर्घ स्वर, देख लीजिए ये तो आपके हर्ष स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। आपस में मिलते हैं तो वे दीर्घ स्वर आ ई उ हो जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर इनके बाद इनमें से भी कोई वर्ण आ रहा है या फिर इनके बाद इनमें से कोई वर्ण आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अपना दीर्घ रूप ले लेगा, ठीक है। जैसे ए के साथ अगर ए को जोड़ देंगे तो आ बन जाएगा, ठीक है। छोटी के साथ अगर छोटी ई को जोड़ेंगे तो बड़ी ई बन जाएगी। छोटे ऊ के साथ में अगर छोटे ऊ को जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा, मतलब दीर्घ ही बनेगा, इसलिए इसका नाम भी दीर्घ संधि रखा गया दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा रूप ही लेगा, बड़ा रूप क्या, दीर्घ स्वर, ठीक है। आ ई उ हो जाते हैं, इसी कारण इसे दीर्घ संधि कहते हैं। इस चीज को समझिएगा। अब एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए जैसे पहले अगर अ के बाद अ आता है कहीं पे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, आ बन जाएगा। जैसे भाव, भाव में व में ए है, ठीक है। हमने आपको पहले पढ़ाया है व प्लस ए बराबर व, ठीक है। व प्लस ए बराबर व, तो भाव में ए है और यहां भी ए है, तो ए प्लस ए क्या बन जाएगा आपका, आ बन जाएगा। तो देखो भा व में ए और ये वाला ए आ बन जाएगा, तो इसकी मात्रा चली जाएगी आ की वा पे, भावार्थ है, ठीक है। तो भावार्थ बन गया अब शब्द हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, अब है अ प्लस आ, अ प्लस आ भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा, दीर्घ संधि है तो दीर्घ ही बनेगा, ठीक है दोस्तों, लघु नहीं बनेगा, ठीक है। तो अ प्लस आ भी आ क्या बनेगा, आ। जैसे सत्य, सत्य में यहाँ पे ए है और ये आ है हमारा, ठीक है। ए प्लस आ क्या बन गया, आ, ठीक है। तो ये आ कहाँ चले जाएगा, ये पे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, सत्याग्रह, ठीक है दोस्तों। अब आ प्लस ए, अगर किसी शब्द का पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए है तो भी हमारा आ ही बनेगा, क्योंकि दीर्घ संधि है, हमेशा दीर्घ ही बनेगी, ठीक है। जैसे विद्या, विद्या में यहाँ पर इसके अंतिम में अंतिम वर्ण क्या है, इसमें आ है और यहाँ पर क्या है, ए है, तो आ और ए क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो क्या बन गया इसका, विद्यार्थी, ठीक है दोस्तों। ऐसी ही है आ प्लस आ बराबर आ, ठीक है। दीर्घ होगा तो दीर्घ संधि होगी तो दीर्घ ही बनेगा, ठीक है। आ प्लस आ बराबर आ ही बनेगा। जैसे विद्या में आ है और यहाँ भी आ है, विद्या प्लस आल्य बराबर विद्यालय, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही देखो यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे भी छोटी ई है, तो जब हम दीर्घ संधि कर रहे हैं तो उसने पहले बता दिया है कि चाहे स्वर कैसा भी है वह दीर्घ ही बनेगा, ठीक है। तो ई और ई क्या बन गया, ई, ठीक है, बड़े वाली ई बन गई। जैसे कवि, कवि में यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है, ई है, ठीक है। और यहाँ पर अंतिम पहला शुरू का वर्ण क्या है दूसरे शब्द का, ये भी ई ही है, ठीक है। तो छोटी ई और छोटी मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ी ई। तो देख लीजिए बन गया बड़ी ई, कवींद्र, ठीक है। ऐसे ही बनता है, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई ही बनेगा। रवि प्लस ईस, ये क्या है दोस्तों, हमारे दीर्घ संधि के उदाहरण है, ठीक है। ऐसे ही कुछ उदाहरण इधर भी दिए हुए इनमें से ही, ठीक है। जैसे बड़ी ई अगर पहले है, पहले वर्ण में अंतिम वर्ण बड़ी ई है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटी ई है तो भी बड़ी ई ही बनेगा। जैसे मही प्लस इंद्र, महेंद्र। अब बड़ी ई और बड़ी ई को मिलाकर भी बड़ी ई ही बनेगी, दीर्घ संधि में हमेशा दीर्घ ही रहेगा, वो ऊपर आपको बता दिया है, ठीक है, कि दीर्घ स्वर आ ई उ हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब देखिए छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, सु प्लस उक्ति, सु में छोटा ऊ है और ऊ में भी यहाँ छोटा ऊ है, तो बड़ा ऊ बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सुक्ति, ठीक है दोस्तों। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे लघु प्लस ऊर्मी, लघुर्मी, ठीक है दोस्तों, ये रहा लघुर्मी, ठीक है। ऐसे ही ये देख लीजिए नीचे भी बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही बनेगा। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के भी बड़ा ऊ ही बनता है, दीर्घ बनेगा, हमेशा दीर्घ संधि में बड़े वाले ही स्वर बनेंगे, ठीक है। जैसे सरयू, सरयू में यहाँ पे बड़ा ऊ है और ये भी आपका शुरू में बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ ही बनेंगे, सरयूर्मी, ठीक है दोस्तों। तो ये दीर्घ संधि की पहचान होती है, ठीक है। उसमें अगर हर स्वर के बाद कोई दीर्घ स्वर भी आ रहा है तो भी बाद में दीर्घ स्वर ही बनेगा, ठीक है। लेकिन बनेगा कैसे दोस्तों, समान समान अक्षर होने चाहिए, समान अक्षर। जैसे ए आ, इन दोनों में से एक दूसरे के आगे पीछे कुछ भी आ जाएगा तो आ ही बनेगा। अगर छोटी ई बड़ी ई में से आगे पीछे कोई भी वर्ण आ जाए, ठीक है, तो उसका भी बड़ी ई ही बनेगी, ठीक है। ए आ में से कोई सा भी आ जाएगा, आगे हो जाओ चाहे पीछे आ जाओ या फिर एक दूसरे के साथ में डबल भी आ जाओ तो आ ही बनेगा, ठीक है। छोटी ई और बड़ी ई में से अगर कोई सा भी अक्षर वर्ण आगे पीछे आ जाता है तो बड़ी ई ही बनेगा हमेशा दीर्घ संधि में। छोटा ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ आ जाए तो हमेशा बड़ा ऊ ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये हमारे क्या है, दीर्घ संधि का असर है, ठीक है। दीर्घ संधि इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमेशा बड़े वाला ही रूप परिवर्तित होता है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुण संधि, ठीक है। गुण संधि के बारे में देख लीजिए क्या होता है गुण संधि, कि ए आ के बाद, ठीक है, ए और आ के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ
या फिर री आई, तो दोनों मिलकर इनके साथ में ये मिलकर के क्या हो जाएंगे, क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्रम के अनुसार, अगर आ के बाद ई है तो ए बन जाएगा, अगर ऊ है आ के बाद में तो ओ बन जाएगा, और अगर आ के बाद में री आया है तो अर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना कि जिस भी आपको वर्ण में संधि विच्छेद के द्वारा क्या ए ओ अर इन चीजों की ध्वनि प्रतीत होती है, तो वहां पर आपकी गुण संधि होगी, क्या ए ओ अर। ठीक है, देख लीजिए, जैसे एग्जांपल है, उसने पहले कहा कि आ के बाद अगर ई आई तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तो आ के बाद अगर छोटी ई आए तो ए बनेगा। जैसे नर, नर में आ है बाद में और इंद्र में छोटी ई है शुरू में। ठीक है, तो इन दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तो ए की मात्रा कहां चली जाएगी, रा पे। ठीक है, तो नरेंद्र। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या निकल गया, नरेंद्र। ऐसे ही आ के बाद अगर बड़ी ई आए तो भी हमारा ए ही बनेगा। जैसे गण, गण में आ है अन में और यहाँ पर बड़ी ई है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तो ए की मात्रा कहां चली जाएगी, अन पे। ठीक है, गणेश। ठीक है, ऐसे ही है, आ के बाद अगर ई है तो भी हमारा ए ही बनेगा। ठीक है, ए के बाद ई है या ए के बाद बड़ी ई है, आ के बाद छोटी ई है, आ के बाद बड़ी ई है, हमेशा ए ही बनेगा दोस्तों। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, जैसे महा, महा जो शब्द है इसमें हमारा अंतिम वर्ण क्या है, आ है, और इंद्र का पहला वर्ण क्या है दोस्तों, ई है, तो इन दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, जो बन गया हमारा महेंद्र। ठीक है, मात्रा कहां चली जाएगी, जो पहला वर्ण का अंतिम अक्षर है उसके ऊपर। ठीक है, महेंद्र। अब आ है, आ में बड़ी ई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, जब भी ए ही बनेगा। जैसे महा, महा में यहाँ पर हमारा आ है और ईस में ये रही बड़ी ई। ठीक है, तो आ और बड़ी ई मिलकर क्या बनेगा, ए, तो महा प्लस ईस, तो है पे ए की मात्रा चली जाएगी, वो बन जाएगा हमारा महेश। ठीक है, ऐसी ए के बाद अगर ऊ आता है तो उसने पहले बताया था कि ओ बन जाएगा। ठीक है, ए आ के बाद अगर छोटा ओ या बड़ा ओ आता है तो ओ ही बनेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, ए के बाद अगर ऊ आया हुआ है तो ओ बन जाएगा। जैसे पर, पर में देख लीजिए, रै में एह लगा हुआ और यहाँ पे छोटा ओ है, तो क्या बन जाएगा, ओ, तो ओ की मात्रा कहां चली जाएगी, रै पे, परोपकार। ठीक है, ऐसे ही ए के बाद अगर बड़ा ओ है तो भी हमारा ओ ही बनेगा। ठीक है, जैसे नव, नव में ए है वह में और यहाँ पर बड़ा ओ है तो ओ बन जाएगा, ओ की मात्रा कहां चली जाएगी, वह पे, तो क्या बन जाएगा हमारा नवोढ़ा। अब आ के बाद ऊ है आया हुआ तो भी ओ ही बनेगा। ठीक है, जैसे महा, महा में आ है और उदधी, उदधी में ऊ है शुरू में ही, तो क्या बन जाएगा, ओ चले जाएगा, तो क्या हो गया हमारा महोदधी। ऐसे ही आ और बड़ा ओ बन जाएगा। जैसे महा प्लस उर्मी, महा में आ है और उर्मी में बड़ा ऊ है तो महोर्मी, ओ बन जाएगा। ऐसे ही अब आ के बाद अगर री आता है, आ के बाद री आएगा तो उसका अर बन जाएगा, अर। ठीक है, देख लीजिए, आ के बाद री आने पर अर बन जाएगा। जैसे देव, देव में वह में आ है और यहाँ पर री है तो क्या बन जाएगा, अर, तो देवर, देवर्षि। ठीक है, तो देवर्षि बन गया हमारा। आ के बाद अगर री है तो इसका भी अरी बनेगा। जैसे महा प्लस ऋषि, महा में आ है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर री है, तो जब हम री को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, अर बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, महर्षि। ठीक है, तो ऐसे हमारी क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, नंबर 3 है हमारा वृद्धि संधि। ठीक है, देखिए वृद्धि संधि और दीर्घ संधि में कंफ्यूज मत होइएगा। उसमें क्या था कि अगर आ के बाद आ ही आता है तो वृद्धि होगी, छोटी ई बड़ी ई के बाद छोटी ई बड़ी ई आती है तो वृद्धि होगी। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो वृद्धि होगी, बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसके देख लीजिए क्या नियम है इसका, कि अगर आ के बाद यदि ए आई या ओ औ आए, ठीक है, अगर आ के बाद में ए आई और ओ औ आए तो दोनों को मिलकर क्रमशः क्या हो जाता है, आ के बाद अगर ए आई आता है तो आई बनेगा, अगर आ के बाद ओ औ आता है तो औ बनेगा। ठीक है, वृद्धि मतलब बड़े वाला बनेगा। ठीक है, दोनों में से बड़े वाला बनेगा हमेशा। ठीक है, जैसे देख लीजिए एग्जांपल है हमारा, आ के बाद अगर आई आता है, आ के बाद अगर ए आता है, आ के बाद अगर ए आता है तो आई बन जाएगा। ठीक है, जैसे 1 + 1, अब क में आ है और यहाँ पे ए है तो क्या बन जाएगा, आई, तो आई की मात्रा कहां चली जाएगी, पहले शब्द के अंतिम वर्ण पर, कै पर, तो क्या बन जाएगा, एकैक। ठीक है, एकैक। अब आ के बाद अगर ए है तो उसका भी आई ही बनेगा। जैसे तथा + ए, तथा में आ है और यहाँ पर ए है तो आई बन जाएगा, कहाँ मात्रा चली जाएगी, था पे, तो तथैव। ठीक है, ऐसी आ के बाद अगर आई है तो भी आई ही बनेगा। ठीक है, जैसे मत + एक, मतता में आ है और यहाँ पर आई है तो आई बनेगा, आई की मात्रा ता पे लग जाएगी, मतैक्य। ठीक है, ऐसे अगर आ के बाद ओ है तो क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, औ बन जाएगा। ठीक है, औ ही बनेगा, अगर आ के बाद में ओ है तो औ ही बनेगा, वृद्धि संधि इसलिए कहा गया इसको। ठीक है, इसे परम + औदार्य, परम
परम, अब परम में जो अंतिम वर्ण है वह है मैं है, माँ में आ लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ओ है, तो आ और ओ मिलकर क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, इसका बन जाएगा परमोदार्य, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ के बाद अगर औ है तो उसका भी औ ही बनेगा, जैसे महा प्लस औषध, महा में हा में, यहाँ पर है में आ लगा हुआ है और यहाँ पर औ है, तो औ का औ बन जाएगा और मात्रा कहाँ चली जाएगी, हा पर, तो क्या बन जाएगा, महौषध, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा नंबर 4 यण संधि, ठीक, यण संधि के बारे में समझे क्या है। उन्होंने कहा कि अगर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री, अगर इनके बाद भी कोई अन्य स्वर आए, अन्य स्वर क्या होते हैं, विजातीय स्वर, ठीक है, जो उस जाति के नहीं है, जैसे ई के बाद ई नहीं आएगा, कोई भी अन्य स्वर आ जाएगा, ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं आएगा, दूसरा कोई भी स्वर आ जाएगा, ठीक है, और री के बाद भी री नहीं आएगा, कोई भी स्वर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, छोटी ई बड़ी ई का या बन जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा बन जाएगा और री का रा बन जाएगा। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इनके बाद में जो भी स्वर आएगा उसकी ही मात्रा इस पे लगनी है, ठीक है, ई का तो या बन जाएगा, लेकिन जो दूसरा स्वर होगा इसके बाद उसकी मात्रा या पे लग जाएगी, ठीक है। एग्जांपल से समझेंगे, जैसे देखिए ई प्लस अ बराबर या, ठीक है, या ही बनेगा, ई प्लस अ की मात्रा नहीं होती है, या ही बनेगा, जैसे यदि प्लस अपी। अब हमने यदि में से ई निकाल दिया तो यद बन गया हमारे पास यद, ठीक है, द में हलन द आधा बन गया, जब ई निकल जाएगा स्वर निकल जाएगा तो स्वर रहित हो जाएगा, ठीक है, तो ये आधा बन जाएगा। और आ किसके साथ जुड़ गया, ई के साथ जुड़ गया, क्या बन गया, या बन गया, ठीक है, यहाँ पे आ की मात्रा कुछ होती नहीं है तो यहाँ पे कोई मात्रा लगेगी नहीं, पी जू का तू, तो क्या बन गया, यद्यपि, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही ई प्लस आ क्या बन गया, या, ठीक है दोस्तों, क्या बन गया हमारा, या, क्योंकि आ है तो आ की मात्रा या पे लग जाएगी। जैसे इति प्लस आदि, देखिए इति में से ई निकाल दिया तो क्या बन गया, इत, ठीक है, और ई और आ मिलके क्या बन गया, या और दीजू का तू, लेकिन इसको ता का ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिखते हैं इत्यादि, ठीक है दोस्तों, ये सही होगा हमारा, तो ये हो गया इत्यादि। अब ऐसे ही ई के बाद अगर ऊ आया है तो क्या बन जाएगा, ई का तो या बनेगा ही, लेकिन ऊ है तो या पे ऊ की मात्रा चली जाएगी, यू बन जाएगा, जैसे ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी ऊ पे और र में से ई निकल गया तो र आधा रह गया, अब ई का या बन गया और या के बाद ऊ है तो ऊ की मात्रा लग गई और उक्त जू का तुम, उपरयुक्त। अब र को ऐसे नहीं लिखते हम, इसकी मात्रा या उस पे बचा देंगे, या पे, उपरयुक्त, ठीक है दोस्तों, ये आया हुआ है हमारा उपरयुक्त, ठीक है। ऐसे ही ई और ए मिल करके ये बन जाएगा, या पे ए की मात्रा, ठीक है, जो दूसरा स्वर लगा हुआ है उसकी मात्रा उस पर लगेगी या पे, जैसे प्रति प्लस एक, अब प्रति में से तय आधा रह जाएगा जब ई निकल जाएगी, और ठीक है ई का या बन जाएगा, यहाँ पे एक ही मात्रा लग जाएगी तो प्रत्येक। ऐसे ही है ई प्लस अ, ठीक है, क्या बन गया, या, ठीक है। अब ई प्लस अ या बन गया, जैसे नदी प्लस अर्पण, ठीक है, बड़ी ई है, ई के बाद आया है तो या बन जाएगा, ठीक है, तो नदी, नदी में से जब ई निकल जाएगा तो नद बच जाएगा, खाली नद, ठीक है, और ई का या बन गया तो या लग गया, आ की मात्रा नहीं होती तो नहीं लगेगी, और बाकी जू का तू, ठीक है, ये बाद का जू का तू, क्या हो गया हमारा, नद्यार्पण, ठीक है। ऐसे ही बस ई के बाद आ देख लीजिए, अब ई के बाद ई का या बन रहा है तो या बन जाएगा, ठीक है, जैसे देवी प्लस आगमन। अब देवी में से देव, देव हलंत वाला वह है, वह आधा है, ठीक है, तो बड़ी ई का या बन गया और यहाँ पे आ है तो आ की मात्रा लग गई, तो क्या बन गया, देव्या और गमन जू का तुम, ऐसे कैसे ही देव्यागमन, ठीक है दोस्तों, ये देव्यागमन बन गया। अब ऐसी अ प्लस ऊ प्लस आ, अब वो आ के बाद ई के बाद कोई भी स्वर आना था तो यह बनना था, अब क्या है, ऊ के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो वह बनेगा और वह पर उसी स्वर की मात्रा चल जाएगी जो उसके बाद वाला स्वर उसके साथ लगा हुआ होगा, ठीक है, जैसे ऊ प्लस आ बराबर वाह, ठीक है, जैसे सु प्लस आगत। अब स में से ऊ निकल जाएगा तो आधा स बच गया, ऊ का क्या बन गया हमारा वह, और वह पे कहेंगे मात्रा लग जाएगी अगले स्वर की, अगला स्वर है हमारा आ और गत जुगा तुम, ठीक है, तो स्वागत, ठीक है दोस्तों। ऐसे ऐसे ये है हमारा ऊ के साथ अ व अनु प्लस एषण, तो क्या बन गया अन्वेषण। जैसे री के बाद आ रहा है अब, ठीक है, री के बाद अगर कोई भी विजातीय स्वर आता है तो र बन जाएगा र, ठीक है, तो री के बाद आ रहा है तो क्या बन जाएगा, र के पास आ की मात्रा लग जाएगी रा। जैसे पितृ प्लस आदेश, अब पित्र में से री निकल गई, ठीक है, तो क्या बच गया पित, ठीक है, और आ री का क्या बन गया र, ठीक है, रा बन गया ना, ठीक है, और र पे क्या की मात्रा लग जाएगी आ की, ठीक है, जब ता के बाद त अधा और रा पर होते त्र बन जाता है, तो क्या बन गया पित्रा, और देश जो है तो पित्रा देश, ठीक है दोस्तों, ये बन गया पित्रा, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, ठीक है, सॉरी
पितृ प्लस आज्ञा, पितृ के पास जब आज्ञा है, आज्ञा जो का तो लग जाएगा पितृ आज्ञा, ठीक है, तो ये पितृ आज्ञा बन जाएगा, पितृ आज्ञा, ठीक है दोस्तों, ये रहा। अब री के बाद ई लगा हुआ है तो री बन जाएगा, पितृ प्लस इच्छा, पितृ इच्छा। अब री के बाद ऊ है तो रू बन जाएगा, मात्र प्लस उपदेश, मात्र उपदेश। ठीक है दोस्तों, ये कैसे उदाहरण है हमारे, ये है हमारे यण संधि के, ठीक है, यण, यण संधि में क्या पहचान है इसकी, इसमें तो आ भी रहा है, शुरू में यह ही आ रहा है, इसका ध्यान रखना, इसमें शुरू में यह आया हुआ है, यह, ठीक है, और यह कैसा है, अंतस्थ वर्ण है, ठीक है, तो यह व, ठीक है, यह व र, ठीक है, बस ल नहीं है इसमें, ल भी होता है लेकिन वो अधिकतर संस्कृत के ही शब्द में लगता है, ठीक है, इस तरह का री, ठीक है। तो क्या है इसमें एक पहचान रखनी है यण संधि में कि य व र, यही तीन वर्ण बनने हैं, ठीक है, ए का या बनेगा, छोटी बड़ी का या बनेगा, और छोटा ऊ बड़ा ओ का वा बनेगा, और रे का रा बनेगा, ठीक है, इतना सा ध्यान रखना, बाकी आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो हमारी कौन सी थी, यण संधि थी। तो हमारी जो थी स्वर संधि के हमने चारों प्रकार आपको बता दिए। तो साथियों स्वर संधि हमारी पूरी हो चुकी है। अब एक बार हम एक नजर में स्वर संधि को देखेंगे, ठीक है। देखिए स्वर संधि के हमने चार प्रकार बताए थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, ठीक है। इनको बारीकी से देख लेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। दीर्घ संधि में क्या था कि अगर ए आ ई और ऊ, ठीक है, इनके बाद में इनकी जाति के ही सजातीय वर्ण, सजातीय वर्ण कैसे मतलब अगर ए आ है तो इनके बाद में ए आ ही आएंगे, अगर ई है तो इनके बाद में ई ही अगर आता है, और ऊ के बाद में अगर ऊ आता है तो वो अपनी जाति का दीर्घ बन जाएगा, दीर्घ माने बड़ा बन जाएगा, ठीक है। जैसे ए आ, अगर ए आ के बाद में ए आ आता है तो आ ही बनेगा, ठीक है। छोटी बड़ी के बाद में अगर छोटी बड़ी आती है तो छोटी बड़ी ई ही बनेगी, ठीक है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद में अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ ही बनेगा, चाहे कोई सा भी आ जाए लेकिन बनेगा बड़े वाला ही, इसलिए इसका नाम भी दीर्घ संधि रखा गया, ठीक है। तो अगर इनके बाद में सजातीय आए तो अपनी जाति का दीर्घ स्वर बनेगा, ठीक है। हर्ष स्वर नहीं बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा। हालांकि अगर हर्ष स्वर भी आता है तब भी दीर्घ स्वर ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में क्या था, ठीक है, कि ए आ के बाद यदि छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ओ और री वर्ण आए, ठीक है। अगर ए आ के बाद, ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए आ है और दूसरे शब्द का अगर पहला वर्ण छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ या री कोई सा भी है तो जिसमें छोटी ई बड़ी ई आएगा उसका तो बन जाएगा ए, ठीक है। और जिसमें दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटा ऊ बड़ा ऊ होगा ए आ के बाद में तो उसका बन जाएगा क्या, ओ। और जहां री आएगा, री के बाद में अगर ए आ के बाद में दूसरे शब्द का पहला वर्ण री आया हुआ है तो उसको क्या बन जाएगा दोस्तों, अर, ठीक है। ये हमारी क्या थी, गुण संधि की पहचान थी, ठीक है दोस्तों। किसकी, गुण संधि की, जो इसके गुण बदल जाते हैं ए आ के, ठीक है। अगर ए आ के बाद में छोटी बड़ी ई आएगा तो ए बन जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो इसका गुण बन जाएगा ओ, और री आएगा तो बन जाएगा अर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी होता है दोस्तों, बढ़ोतरी, ठीक है। वृद्धि संधि में क्या होता है कि अगर ए आ के बाद ए आई ओ औ आई, ठीक है, अगर ए आ वर्ण के बाद में पहले वर्ण के अंतिम अक्षर अगर ए आ है और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण अगर ए आई ओ औ है तो क्या होगा, ए आई का आई बन जाएगा, ठीक है, वृद्धि होगी उसमें, ठीक है, बड़ा ही बनेगा, और ओ औ का औ बनेगा, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है वृद्धि में, बस अगर ए आ के बाद में, ठीक है, इसमें ए आ ही है, बस ए आ के बाद में अगर ए आई ओ औ आए तो ए आई में से आई ही बनेगा, ठीक है। अगर ए आ के बाद में ए भी आया हुआ है तो आई ही बनेगा, अगर ए आ के बाद में ओ भी आया हुआ है तो औ ही बनेगा, ठीक है। अगर ओ आया हुआ है तब भी औ ही बनेगा, अगर ओ आया हुआ है तब भी औ ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये था हमारी वृद्धि संधि की पहचान। अब है यण संधि। यण संधि में देख लीजिए, यण संधि बहुत आसान है। इसमें क्या कहा कि अगर छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ओ और री के बाद, ठीक है, इनकी जाति के अलावा, ठीक है, मानने की बात है अगर छोटी ई बड़ी ई है, अगर इसके बाद में कोई भी आया, ठीक है, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई के बाद में छोटी ई नहीं होनी चाहिए या बड़ी ई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। छोटी बड़ी के बाद में अगर कोई सा भी वर्ण आता है, छोटी के बाद में अगर छोटा ऊ भी आता है, ठीक है, इसकी जाति को छोड़ करके कोई सा भी वर्ण आता है तो क्या हो जाएगा, छोटी ई बड़ी ई का तो बन जाएगा या, ठीक है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ का बन जाएगा वह, और री का बन जाएगा र, ठीक है। यण संधि। यण संधि में अंतस्थ वर्ण आएंगे, ठीक है दोस्तों, या र वह, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप, समझ गए। अब है हमारा, हमने स्वर संधि को पढ़ लिया, अब है हमारी व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि होता क्या है, ठीक है, व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए व्यंजन संधि क्या होता है, व्यंजन के बाद अगर किसी शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई व्यंजन है और उसके बाद दूसरे व्यंजन के आने पर, ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण जो होगा वो व्यंजन होगा या फिर कोई स्वर होगा, तो उसके बाद जो उसमें विकार परिवर्तन होगा, विकार होगा या परिवर्तन होगा, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। व्यंजन वाले शब्दों में, ठीक है, व्यंजन वाले शब्दों में जब परिवर्तन होता है तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक प्लस अंबर, हमारे पास दो शब्द है, पहला दूसरा, ठीक है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, क में हलंत लगा हुआ है, स्वर नहीं है दोस्तों, इस चीज को बहुत ही ध्यान रखिएगा, ठीक है, क में हलंत है, ये व्यंजन है, ठीक है।
और इधर पहला वर्ण जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण स्वर है, ठीक है, तो क्या होगा, ये व्यंजन संधि का एक रूप होगा, क्या बन जाएगा, दिगंबर। ऐसे ही वाक प्लस ईस, क में हलंत है तो व्यंजन है और इधर कोई स्वर है तो ये भी एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, बन जाएगा वागीस, ठीक है। अब व्यंजन संधि के भी कुछ प्रमुख रूप होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन संधि कैसे कैसे होती है, ठीक है। उसके बारे में हम कुछ नियम हमने बनाए हैं, ठीक है, कुछ नियम हम आपको पढ़ाने वाले हैं, उन नियमों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए पहला नियम है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे हमने अभी पहला शब्द बताया था, दो शब्द होते हैं, दो शब्द, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण किसी वर्ग का प्रथम वर्ण होगा, ठीक है, किसी वर्ग का, हमने आपको वर्ग बताए थे क च ट त प, ठीक है, क च ट त प का मतलब क्या है, क वर्ग। क वर्ग में कौन से आते हैं, क ख ग घ अंग, ठीक है। च वर्ग में च छ ज झ अय, ठीक है, ये इनके वर्ग हैं। ऐसे ही ट वर्ग ट ठ ड ढ अन, ऐसे ही त वर्ग त थ द ध न, ऐसे ही प वर्ग प फ ब भ म, ठीक है। तो ये वर्ग है, तो उसने क्या कहा है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का प्रथम वर्ण होगा, पहला ही वर्ण होगा, ठीक है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण होगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण होगा, ठीक है। जैसे क ख ग, तीसरा और चौथा, ठीक है, इसका तीसरा चौथा ये हो गया, इसका तीसरा चौथा वर्ण ये हो गया, ठीक है। या फिर अंतस्थ वर्ण होगा, जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा वो या तो कोई किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण होगा, ठीक है, या फिर अंतस्थ वर्ण होगा, या फिर कोई स्वर हो, ठीक है। तीन चीजें हैं। अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है किसी वर्ग का पहला अक्षर है, ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या होगा, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण होगा, या फिर कोई अंतस्थ वर्ण होगा या अलावा, या फिर कोई भी स्वर होगा, ठीक है। तो उसका क्या होगा, इस स्थिति में पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है ना वह अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा, ठीक है। जो जैसे यहाँ पे क लगा हुआ है, क वर्ग का पहला वर्ण है, इसके बाद स्वर आया है तो क अपने वर्ग का तीसरा अक्षर बदल जाएगा, ठीक है। जैसे क ख ग, तो यहाँ देखिए ग में बदल गया, ठीक है, इस तरह का है इसमें, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए क ग में बदल गया है। इसके कुछ उदाहरण हम दे रहे हैं, देखिए आगे, जैसे एग्जाम्पल है वाक प्लस ईस, ठीक है, पहला वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो वर्ग का पहला अक्षर है, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है 5 वर्गों में से। दूसरा शब्द जो है इसका पहला वर्ण स्वर है, तो क अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, क ख ग, तो ये ग में बदल गया है वागीस, ठीक है दोस्तों। ऐसी देख लीजिए, ऐसी है यहाँ पर अच, अच प्लस अंत। अब देखिए च हलंत लगा हुआ है, व्यंजन है, स्वर नहीं है इसमें, ठीक है। अगर ये च पूरा होता तो इसमें स्वर आ जाता ए, हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, ठीक है, कैसे, ठीक है। अच प्लस अंत, तो च पहले अपने च वर्ग का पहला अक्षर है, उसके बाद कोई स्वर आया हुआ है, ठीक है, तो च भी किस में बदल जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, च छ ज, तो ये ज में बदल गया, अ ज और इधर से अंत, अजंत, ठीक है। अब देखिए सी सट, सट ट वर्ग का पहला अक्षर है ट, ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ट वर्ग का पहला अक्षर है ट, इसके बाद स्वर आया हुआ है तो ट किस में बदल जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में, ट ठ ड, ठीक है, तो ड में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सड़ानन, ठीक है। ऐसे ही उत प्लस घाटन, देखिए अब उत में ता है, ता में हलंत है तो व्यंजन है, सीधी बात है। इसके बाद घ आया, घ उन्होंने पहले कहा था कि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई भी वर्ग का पहला अक्षर है उसके बाद कोई भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए, ठीक है, तो यहाँ देख लिए क ख ग घ, 1 2 3 4, तो चौथा वर्ण है दोस्तों, ठीक है, तो चौथा वर्ण आया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ता किसमें बदल जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में, त थ द, तो ये द में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए उद्घाटन, ठीक है, उत प्लस घाटन का क्या हो गया, उद्घाटन, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस में क्या है, तय वर्ग आया हुआ है, तय वर्ग का पहला अक्षर है त, ठीक है, और हलंत लगा हुआ है तो व्यंजन है, इसके बाद स्वर आया है तो तय वर्ग अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, त थ द, ठीक है। तो जगत ता की जगह द आ जाएगा, जगदीश, ठीक है। ऐसे ऐसे ही इनका एक नियम होता है, इसके अकॉर्डिंग ही ये सब बदलते हैं, ठीक है दोस्तों। इधर भी अप प्लस ज, पै वर्ग के बाद ज आया, ज च छ ज, देखिए च छ ज, तो तीसरे अक्षर का है, उसने पहले कहा था कि तीसरा है, चौथा वर्ण आना चाहिए दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण, पहला वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प वर्ग अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, प फ ब, तो अब्ज बन जाएगा, अब्ज। ऐसे ही जगत प्लस अंबा, ठीक है, तय है, तय अपने वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाएगा, त थ द, तो जगदम्बा। दिक प्लस अंबर, अब कै है, कै वर्ण है तो ये कहाँ चले जाएगा, अपने वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाएगा, क ख ग, ठीक है, ग बन जाएगा तो दिगंबर हो जाएगा, दिगंबर। ऐसे तत् प्लस उपरांत, ठीक है, तो तय वर्ग किसमें बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में, त थ द, तदुपरांत, ठीक है दोस्तों। ये पहला नियम है व्यंजन संधि का,
ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे नियम की तरफ। साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ। अब हमारा नियम नंबर 2। देखिए नियम नंबर 2 में क्या है कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अगर पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण व्यंजन है, ठीक है, एक बात तो सिंपल सी ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि में हमेशा पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन ही होगा, ठीक है, उसके बाद चाहे स्वर है चाहे व्यंजन है चाहे कुछ भी है, ठीक है, लेकिन पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन ही होगा हमेशा, वो व्यंजन संधि होगी, ठीक है, तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई नासिक्य है, ठीक है, नासिक्य कौन से होते हैं आपके, अंगण न में, ठीक है, ये सब नासिक्य होते हैं, ठीक है, जो नाक से बोले जाते हैं, नाक की सहायता से बोले जाते हैं, नासिक्य होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर पहले वर्ण का अंतिम वर्ण कोई व्यंजन है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर नासिक्य है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी, जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो भी अपने वर्ग का नासिक्य हो जाएगा, अपने वर्ग का नासिक्य हो जाएगा। वर्ग हमने पीछे आपको बता दिया वर्ग कौन से होते हैं, ठीक है। तो क वर्ग का नासिक्य वर्ण कौन सा है, देखिए क ख ग घ अंग, तो नासिक्य कौन सा है, पंचम वर्ण हमेशा नासिक्य होता है। हर वर्ग का 5 वर्ग है, पांचों वर्ग का जो पंचवा वर्ण है वो नासिक्य है, ठीक है। तो कै भी किस में बदल जाएगा, अपने नासिक्य में बदल जाएगा। देखिए वा कै का अंग बन गया और मैं जो तो वांगमय, ठीक है, ये रूल है इसका, ठीक है। इसमें क्या कहा, अगर दूसरे शब्द का पहला वर्ण नासिक्य है तो जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो भी अपने वर्ग के नासिक्य में ही बदल जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे सत प्लस नारी, अब न है नासिक्य है तो ये भी किसमें बदल जाएगा, अपने वर्ग के नासिक्य में बदल जाएगा। त थ द ध न, तो न इसका नासिक्य है तो ये किसमें चला जाएगा, न में बदल जाएगा, देखिए सन्नारी, ठीक है। ऐसे ही है षट प्लस मुख, षट प्लस मुख मैं जो है वो नासिक्य वर्ण है तो ट भी अपने वर्ग के नासिक्य में बदल जाएगा, ट ठ ड ढ अण, तो अण आ जाएगा इसमें सन्मुख, ठीक है। ऐसे उत प्लस मेष, ठीक है, क्या बन जाएगा, उन्मेष, ठीक है दोस्तों। ये दूसरा नियम था। अब देखिए नंबर 3 नियम क्या है कि अगर पहले शब्द में ह्रस्व ई, छोटी ई के बाद रै हो, ठीक है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी रै ही हो, ठीक है, जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण भी रै ही है, अगर छोटी ई आई हुई है उसके बाद रै आया हुआ है और उसके बाद जो दूसरा शब्द है उसमें भी रै ही आया है, तो क्या कहा है, जो ह्रस्व ई है ना वो दीर्घ ई में बदल जाएगी, ठीक है, वो बड़ी ई बन जाएगी, ठीक है, वो जब हम उसको जोड़ करके लिखेंगे तो बड़ी ई लिखेंगे, ठीक है। जैसे निर, न पे छोटी ई की मात्रा है उसके बाद रै है, अगर निर को हम वर्णों में तोड़ेंगे तो दोस्तों ऐसे टूटेगा, न प्लस ई प्लस र, ठीक है, ऐसे। तो ई के बाद देख लीजिए यहाँ पर रै आया हुआ है और दूसरे शब्द में भी रै ही है, तो ये जो न पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है ह्रस्व ई है वो दीर्घ ई में बदल जाएगी, बड़ी ई में बदल जाएगी, क्या बन जाएगा, नीरस, ठीक है। ऐसे ही निर प्लस रव ये हो जाएगा नीरव, ठीक है। ऐसे ही निर प्लस रोग बराबर नीरोग, निर प्लस रज बराबर नीरज, ठीक है दोस्तों। ये आपका नियम नंबर 3 हो गया। इसके साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ। तो अब हमारे जो नियम है वो है तय संबंधी नियम, कि तय को हम कैसे वर्णों में बदल देंगे, ठीक है। तो जो इसका पहला नियम है वो देखिए, यदि तय के बाद दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा वो च होगा या छ होगा, मतलब अगर तय शब्द आया है पहले वर्ण का अंतिम अक्षर और उसके बाद जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण च या छ होगा, तो जो तय वर्ण है वो भी च में बदल जाएगा, किसमें, च में, चाहे बाद में भले ही छ है उसके लेकिन भी च में ही बदलेगा, ठीक है, च वर्ण। जैसे उत प्लस चारण, देखिए तय वर्ण आया हुआ है उसके बाद आया हुआ है च, तो तय भी च में बदल जाएगा, उच्चारण बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही उत प्लस छिन्न, देखिए तय वर्ण है यहाँ पर और यहाँ पे है छ, तो तय किसमें बदलेगा, च में ही बदलेगा, ना कि छ में, च में बदलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उच्छिन्न, ठीक है। ऐसे ही है दूसरा नियम, देखिए इसमें क्या कहा है कि यदि तय के बाद दूसरे शब्द का, यदि तय के बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ज आए तो तय का भी ज बन जाता है, ठीक है। तय का क्या बन जाएगा दोस्तों, ज बन जाएगा, ठीक है। जैसे सत प्लस जन, सत में तय आया है और यहाँ पर ज है तो तय भी ज में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सज्जन। उत प्लस जवल, तय किस में बदल जाएगा, ज में, और यहाँ पर पहले से ही आधा ज है और आधा ज है तो डबल आधा ज आ जाएगा यहाँ पर उज्ज्वल। इस दोस्तों इस शब्द में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उज्ज्वल में जो ज होते हैं ना दोनों ही आधे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नियम नंबर 3 कि यदि तय के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण ल हो, ठीक है, अगर तय के बाद ल आए तो तय भी ल में बदल जाता है, ठीक है, तब तय किस में बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे उत प्लस लेख, यहाँ पे तय है यहाँ पे ल है तो तय किस में बदल जाएगा, ल में, तो क्या हो जाएगा, उल्लेख। तत् प्लस लीन तल्लीन, ठीक है दोस्तों। ये आपके व्यंजन संधि के कुछ नियम थे जो बहुत ही खास हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, ज्यादा नहीं है, इतनी बड़ा चैप्टर नहीं है,
हाँ लेकिन काफ़ी अच्छा है, ठीक है, जो बहुत काम आने वाला है। तो हमने आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों करवा दी, अब रह गई हमारी विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, व्यंजन संधि के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। उसके बाद नंबर 3 आती है हमारी विसर्ग संधि, ठीक है दोस्तों। अब विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे, विसर्ग संधि होता क्या है, विसर्ग संधि को क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए, विसर्ग के बाद किसी स्वर, ठीक है, जब किसी शब्द में विसर्ग आता है और उसके बाद कोई स्वर, ठीक है, या व्यंजन के आने के कारण विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए, हमने आपको पहले बताया कि संधि किन में होती है, 2 शब्दों में होती है, ठीक है। तो पहले शब्द में अगर विसर्ग आया है और उसके बाद जो दूसरा शब्द है उसमें अगर पहले अक्षर पे कोई व्यंजन है या स्वर है विसर्ग के बाद, तो विसर्ग संधि ही होगी, ठीक है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, क्या कहा है कि अगर व्यंजन संधि है तो उसमें पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन होगा, ठीक है। बिल्कुल यह निश्चित है कि उसमें पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन होगा। स्वर संधि में पहले शब्द का अंतिम अक्षर स्वर होगा, विसर्ग संधि में पहले शब्द का अंतिम अक्षर जो होगा वो विसर्ग ही होगा, ठीक है। उसके बाद स्वर संधि में तो स्वर ही आएंगे, ठीक है, स्वर के बाद स्वर आएंगे। व्यंजन संधि में अगर पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन है, उसके बाद चाहे स्वर है चाहे व्यंजन है, वो व्यंजन संधि होगी, ठीक है। उसके नियम हमने आपको बता दिए हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी संधि आएगी, ठीक है। ऐसे ही विसर्ग संधि में पहले शब्द का अंतिम अक्षर तो विसर्ग होगा ही होगा, लेकिन अगर दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर है या व्यंजन है तो वो विसर्ग संधि होगी, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग संधि ही कहलाएगी। तो पहला शब्द जो होता है ना वो प्रधान होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे समास पढ़ते हैं उसमें पहला शब्द प्रधान होता है, ठीक है, ऐसे ही ये भी संधि में भी इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। पहचानने का एक तरीका होता है कि कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या स्वर संधि है, ठीक है दोस्तों। विसर्ग संधि में सीखने के लिए हमें इससे जुड़े कुछ नियमों को जानने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर हमको विसर्ग संधि को सीखना है तो उससे जुड़े हुए कुछ नियम होते हैं, जैसे व्यंजन संधि के थे ऐसे ही विसर्ग संधि के भी कुछ नियम है जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे कहां कहां क्या क्या आएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, हमको विसर्ग संधि सीखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। देखिए, जो निम्नलिखित है, अब नियम नंबर 1 है आपके सामने कि विसर्ग का ओ, ठीक है। विसर्ग का ओ से क्या मतलब है कि जो विसर्ग का चिन्ह होता है, विसर्ग होता है, उसका ओ में कब परिवर्तन हो जाएगा, कैसे उसको ओ में बदल देंगे संधि में, ठीक है दोस्तों। इसको देखिए, क्या बताया इसमें कि यदि विसर्ग से पहले ए हो, ठीक है, जो हमारा विसर्ग का चिन्ह होगा, विसर्ग का चिन्ह दोस्तों आपको पता है, ये विसर्ग का चिन्ह होता है किसी भी अक्षर के बाद में, जैसे हम लिखते हैं अतः, तो हमने ऐसे लिख दिया तो विसर्ग का चिन्ह लग गया बाद में, ठीक है। यह विसर्ग का निशान है अगर पहले अक्षर में, पहले शब्द का अंतिम अक्षर में यह विसर्ग का चिन्ह है, ठीक है, और विसर्ग से पहले ए हो, ठीक है। विसर्ग से जो पहला अक्षर होगा, विसर्ग वाले अक्षर से पहले जो अक्षर होगा उसमें ए होगा, और विसर्ग के बाद ए या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर अंतस्थ वर्ण हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है, ठीक है। क्या कहे कि अगर आपके पास पहले शब्द में विसर्ग का चिन्ह है, ठीक है, और उससे पहले विसर्ग के चिन्ह से पहले ए है, ठीक है, ए की मात्रा है किसी शब्द में, मतलब कोई भी शब्द संपूर्ण होगा, जैसे यहां पर अतः है, ठीक है, जैसे हम आपके सामने लिख दिया मन है, मन है, ठीक है, मन है, तो देखिए न में तो विसर्ग का चिन्ह है, लेकिन जो मैं है, मैं में क्या है, म प्लस अ, ठीक है, तो विसर्ग से पहले क्या हो गया, ए हो गया, मन है में ए हो गया। ऐसे कहा है कि विसर्ग से पहले ए है, और विसर्ग के बाद, जो विसर्ग के बाद होगा, दूसरे अक्षर का पहला अक्षर होगा, वो या तो ए होगा, सीधी सी बात है, या फिर कोई किसी भी वर्ग का, जो 5 वर्ग हमने आपको बताए थे, क्या चा टा ता पै, उसका तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर या फिर पांचवा अक्षर होगा, ठीक है, या फिर अंतस्थ वर्ण होगा। अंतस्थ हमने आपको बताए थे य र ल व, ठीक है, ये अंतस्थ वर्ण है, ये अगर है, ठीक है, तो क्या होगा, जो विसर्ग का जो चिन्ह होता है ना, ये वाला दोस्तों, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक का। देखिए, हम आपको एग्जांपल भी दे रहे हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मन है प्लस अनुकूल, पहला शब्द हमारा मन है, दूसरा है अनुकूल। अब देखिए, मन है का जो पहला शब्द है, इसके अंतिम में हमको विसर्ग का चिन्ह देखने को मिल रहा है। अब देखिए, उसने अपने एक जो शर्त रखी थी कि विसर्ग से पहले क्या होगा, अ होगा, ठीक है, तो विसर्ग यहां से है, विसर्ग है न के साथ में, न से पहले म है, लेकिन म में हलंत नहीं है, यह व्यंजन नहीं है, यह स्वर सहित व्यंजन है, ठीक है। इसमें म में म प्लस अ, ठीक है, म प्लस
ऐसे करके ए है, विसर्ग से पहले ए है और उसके बाद देख लीजिए दूसरे अक्षर का पहला अक्षर यहाँ पर ए है। ठीक है, उसने पहले कहा था कि विसर्ग के बाद भी अगर ए है या फिर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है या फिर कोई अंतस्थ वर्ण है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तो देख लीजिए मन है प्लस अनुकूल क्या बन गया हमारा, मनोनुकूल। ठीक है, मनोनुकूल। ठीक है दोस्तों, जो ए है यहाँ से गायब हो गया और विसर्ग भी गायब हो गया और ओ की मात्रा में बदल जाएगा। जो मात्रा कहाँ लगेगी, न पे। ठीक है, जिसपे विसर्ग लगा हुआ था उस पे ही ओ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, मनोनुकूल। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरा है मन है प्लस रथ। ठीक है, मन है वही है जो पहले शब्द में था, मन है ऐसे ही है, विसर्ग से पहले ए भी है और विसर्ग के बाद देख लीजिए अंतस्थ वर्ण आया है रे। ठीक है, तो क्या होगा, विसर्ग ओ में बदल जाएगा जिससे हो जाएगा मनोरथ। ऐसे ही इसमें भी मन है प्लस बल। ठीक है, अब बल इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर तो विसर्ग के बाद बै है। ठीक है, बै क्या है, पै वर्ग का, पै फै बै तीसरा वर्ण है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, उसने पहले ही कहा था कि अगर विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी आता है तो विसर्ग ओ में ही बदलेगा। तो बै क्या है, पै वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए विसर्ग भी ओ में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा, मनोबल। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला एग्जांपल है हमारा मन है प्लस योग। मन है प्लस योग, देखिए यह अंतस्थ वर्ण आया है, विसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण है और विसर्ग से पहले ए भी है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग ओ में बदल जाएगा, बना जाएगा मनोयोग। ठीक है, ऐसे ही है व्यय प्लस वृद्ध। व्यय प्लस वृद्ध। ठीक है, यह में विसर्ग लगा हुआ है और यह से पहले जो वह है वह में ए है। ठीक है, विसर्ग से पहले ए भी आया है और यहाँ पे देख लीजिए वह है, यह है अंतस्थ वर्ण। ठीक है, या र ल व। ठीक है, अंतस्थ वर्ण आया है इसलिए जो विसर्ग है हमारा वो ओ में बदल जाएगा, सीधी सी बात है, तो बन जाएगा वयोवृद्ध। ठीक है दोस्तों, ऐसे ये देख लीजिए मन है प्लस रंजन। मन है प्लस रंजन, देख लीजिए यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद र आया है र। र कैसा वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है, इसलिए विसर्ग ओ में बदल जाएगा और बन जाएगा मनोरंजन। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए और बहुत अच्छा भी रहे। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ। नियम नंबर 2 क्या है हमारा, नियम नंबर 2 है हमारा कि विसर्ग का रै कब बन जाएगा। जो हमारा विसर्ग है वो रै में परिवर्तित कब हो जाएगा। देखिए इसके लिए क्या होगा कि यदि विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न स्वर हो। ठीक है, अगर विसर्ग का जो चिन्ह है हमारा उससे पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर है। ठीक है, और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण या अंतस्थ वर्ण हो, जो हमने पहले वाले में लगाया था, विसर्ग के ओ में लगाया था। ठीक है, वही लगेगा, लेकिन बस विसर्ग से पहले ए आ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई सा भी स्वर हो। उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण होगा। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा या फिर अंतस्थ वर्ण होगा, तो रै क्या होगा, विसर्ग रै में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा विसर्ग का रै बनाने का नियम कि जो विसर्ग का चिन्ह होगा उसको हम रै में कब बदलेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, ध्यान रखिएगा। अगर विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर है और उसके बाद विसर्ग के बाद जो दूसरा शब्द है हमारा उसका पहला अक्षर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है या फिर अंतस्थ वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, हमारा विसर्ग र में बदल जाएगा। ठीक है, और र का ध्यान रखिएगा, र जो है वो स्वर रहित है। ठीक है, ना कि स्वर सहित। ठीक है, इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे नी प्लस आहार। ठीक है, देखिए न में विसर्ग लगा हुआ है, लेकिन विसर्ग से पहले न पे ई की मात्रा है, ना कि आ। ठीक है, ना ए है ना ही आ है। ठीक है, तो क्या है, छोटी ई की मात्रा है, इसलिए क्या, तो उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद दे दिया फिर इन्होंने आ, विसर्ग के बाद आ दे दिया। ठीक है, लेकिन विसर्ग से पहले इन्होंने छोटी ई भी दी हुई है, ए आ को छोड़ करके दूसरा स्वर दे दिया, इसलिए जो विसर्ग होगा हमारा किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। और क्या हो जाएगा, र पे क्या हो जाएगा, आ की मात्रा चली जाएगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, निराहार। ठीक है, देख लीजिए दूह प्लस उपयोग, दूह। ठीक है, देख लीजिए विसर्ग से पहले किसकी मात्रा लगी हुई है, ओ की लगी हुई है। ठीक है, और उसके बाद भी ओ ही दे दिया उन्होंने, तो क्या हो जाएगा, ये दूह तो जुगा तो रहेगा और विसर्ग रा में बदल जाएगा और रा पे ओ की मात्रा चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा, दुरुपयोग। ठीक है, देखिए इसके बाद आशी प्लस वाद, आशी। ठीक है, विसर्ग से पहले बड़ी ई की मात्रा है और उसके बाद अंतस्थ वर्ण है, तो विसर्ग रै में बदल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। ठीक है, जो रै है, रै के बाद कोई स्वर नहीं है जो उसकी मात्रा रै पे लगेगी, इसलिए रै आधा का आधा ही रहेगा और आशीर्वाद बन जाएगा। ठीक है,
रे वा के ऊपर चले जाएगा, ठीक है। आशीर्वाद जो ऊपर लगता है दोस्तों ये रे आधा होता है, स्वर रहित होता है, ठीक है। और जो नीचे लगता है वो स्वर सहित होता है। जिस शब्द में लगा हुआ होता है, जिस अक्षर में लगा हुआ होता है वो शब्द आधा होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दू प्लस लब, दू प्लस लब, दू देख लीजिए छोटी की मात्रा विसर्ग से पहले और उधर अंतस्थ वर्ण आया हुआ है या र लब, ठीक है। तो ल आया हुआ है इसलिए र में बदल जाएगा विसर्ग हमारा और बन जाएगा दुर्लभ, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही है निह प्लस भय, ठीक है। देख लीजिए विसर्ग से पहले छोटी की मात्रा है और यहाँ पे क्या है प वर्ग का प फ ब भ चौथा अक्षर आया हुआ है, इसलिए विसर्ग रा में बदल जाएगा और हो जाएगा निर्भय, ठीक है। ऐसे ही है दूह प्लस गुण, ठीक है। विसर्ग से पहले छोटे उ की मात्रा है और यहाँ पर ग वर्ण है, ग किसका वर्ण है, क वर्ग का तीसरा अक्षर है, क ख ग, ठीक है। इसलिए विसर्ग रा में बदल जाएगा और बन जाएगा दुर्गुण, ठीक है दोस्तों। ये नंबर 2 नियम था। अब देख लीजिए नंबर 3 नियम विसर्ग का स, कि विसर्ग को स में कब बदलेंगे, ठीक है। विसर्ग हमारा स में कब बदल जाएगा, तो देख लीजिए यदि विसर्ग के बाद त या स हो, अगर कहीं विसर्ग आया हुआ है और उसके बाद त है या फिर स है, ठीक है, तो क्या होगा विसर्ग भी स में बदल जाएगा, चाहे त ही क्यों ना है। त भी और स दोनों के होने पर ही स में ही बदलेगा, ऐसा नहीं होगा कभी कंफ्यूज हो जाओ कि अगर त आया हुआ है तो त में बदल जाएगा, नहीं। अगर त आया हुआ है विसर्ग के बाद और स आया हुआ है तो स ही बनेगा दोनों का, ठीक है दोस्तों। विसर्ग का स ही बनेगा। जैसे नमः प्लस ते, विसर्ग के बाद त आया है तो विसर्ग स में बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा नमस्ते, ठीक है। निह प्लस संतान, विसर्ग के बाद स आया है तो विसर्ग भी स में ही बदल जाएगा, निस्संतान, ठीक है। निह प्लस ताप, विसर्ग के बाद त आ गया है, हमारा नियम का शर्त यही थी, नियम की जो शर्त थी हमारी कि विसर्ग के बाद अगर त या स होगा तो विसर्ग भी स में ही बदल जाएगा। तो नि प्लस ताप क्या बन जाएगा निस्ताप, ठीक है। ऐसे ही दुह प्लस साहस, देखिए विसर्ग के बाद स आया हुआ है तो विसर्ग भी स में ही बदल जाएगा, ये बदल गया यहाँ पर दुस्साहस, ठीक है। निह प्लस संदेह, विसर्ग के बाद स आया है तो निस्संदेह। अंतः प्लस तल, ठीक है। देखिए विसर्ग के बाद त आया हुआ है तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा स में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अंतस्थल, ठीक है दोस्तों। ये हमारे नियम थे विसर्ग के, विसर्ग संधि के। अब देखते हैं हम विसर्ग संधि में और हमारे कौन कौन से नियम हैं, ठीक है। इसके बाद साथियों विसर्ग संधि का जो अगला नियम है वो है नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या है हमारा, इसमें है कि विसर्ग का श कैसे हो जाएगा, ठीक है। विसर्ग का श, ठीक है, जो बड़ा श होता है वो विसर्ग का कब बदल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए नियम है कि यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, ठीक है, अगर विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है, ठीक है, और बाद में च छ या श है, ठीक है। अगर विसर्ग से पहले कोई स्वर है और उसके बाद च है, छ है और श है, तो क्या होगा जो विसर्ग होगा वो श में बदल जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या कहा है, अगर विसर्ग से पहले कोई स्वर है और उसके बाद च छ और श है तो जो विसर्ग होता है हमारा वो श में बदल जाएगा, ठीक है। श कैसा है, हलंत वाला, जिसमें स्वर नहीं होता है, स्वर रहित, ठीक है, मतलब आधास है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए नी प्लस चल, नी में देख लीजिए विसर्ग है यहाँ पर और विसर्ग से पहले छोटी ई की मात्रा आई हुई है जो स्वर माना जाता है। यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या है, दूसरे शब्द में च आया हुआ है जो विसर्ग के बाद है, जिससे क्या हो जाएगा हमारा विसर्ग क्या है श में बदल जाएगा और बन जाएगा निश्चल, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए नी है, नी प्लस छल, अब नी में विसर्ग भी आया हुआ है और विसर्ग से पहले छोटी ई की मात्रा भी है, ठीक है, स्वर भी है और उसके बाद छ आया हुआ है, छ, ठीक है। तो क्या होगा हमारा विसर्ग श में बदल जाएगा, ठीक है, श में बदल जाएगा, ठीक है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं शब्द के बीच में आधा से, तो क्या हो जाएगा हमारा निश्चल, ठीक है। ऐसे ही दुह प्लस शासन, ठीक है, उसने कहा है कि विसर्ग से पहले स्वर होना चाहिए। यहाँ पर विसर्ग से पहले स्वर है, छोटा ऊ है, ठीक है, द पे छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है और फिर उसके बाद श आया हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पर बताया है कि अगर श होगा तो भी जो विसर्ग है वो श में बदल जाएगा और क्या हो जाएगा दुशासन, ठीक है। ये हमारा नियम नंबर 4 था। अब देखिए इसके बाद आता है हमारा नियम नंबर 5। विसर्ग संधि का नियम नंबर 5 क्या है कि विसर्ग का श में बदल जाएगा, षटकोण वाला श, ठीक है। विसर्ग किस में बदल जाएगा श में, वो कैसे बदलेगा, यदि विसर्ग से पहले ई उ, ठीक है, छोटी ई और छोटा ऊ हो, विसर्ग से पहले छोटी ई और छोटा ऊ हो और उसके बाद क ख ट ठ और प फ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क ख ट ठ और प फ, ठीक है, ये हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा श में बदल जाएगा, श, श कौन सा, षटकोण वाला श, ठीक है, किस में बदल जाएगा श में। जैसे देख लीजिए निह प्लस कपट,
ठीक है, निह नी, देख लीजिए न में क्या है, विसर्ग लगा हुआ है और विसर्ग से पहले क्या है, ई है। वहां पे पहले कहा था कि विसर्ग से पहले ई या ऊ होगा, ठीक है। और उसके बाद क ख ट ठ प फ में से कोई भी होगा तो विसर्ग श में बदल जाएगा। तो देख लीजिए छोटी ई भी है और विसर्ग के बाद क्या है, क आया हुआ है, क, ठीक है। तो किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, निष्कपट, ठीक है। ऐसे ही है निह प्लस ठुर, ठीक है। विसर्ग से पहले ई आया हुआ है और विसर्ग के बाद ठ आया हुआ है, ठ, ठीक है। तो क्या होगा, निष्ठुर। ऐसे ही निह प्लस पाप, देख लीजिए विसर्ग से पहले छोटी ई की मात्रा है और उसके बाद पा आया हुआ है। इन्होंने पहले ही कहा था क ख ट ठ प फ, ठीक है, आपको पहले बता दिया गया है। अगर इनमें से कोई भी आता है तो क्या हो जाएगा, जो विसर्ग है वो श में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निष्पाप, ठीक है। ऐसे ही है निह प्लस फल, निह प्लस फल में देख लीजिए विसर्ग से पहले ई है और उधर फ आया हुआ है तो क्या हो गया, भी श में बदल जाएगा और क्या बन जाएगा, निष्फल, ठीक है। ऐसे ही है दूह प्लस कर, देख लीजिए विसर्ग से पहले ऊ आया हुआ है। इसने पहले ही अपने नियम में हमने बता दिया है कि अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ होगा, ठीक है, ई और ऊ के होने के बाद विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ इनमें से कोई भी वर्ण आएगा तो क्या होगा, विसर्ग श में बदल जाएगा। देख लीजिए विसर्ग से पहले ऊ आया हुआ है और बाद में क है, ठीक है। तो क्या होगा, विसर्ग श में बदल जाएगा और बन जाएगा हमारा दुष्कर, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ नियम थे जो हमारे विसर्ग संधि में लागू होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि विसर्ग संधि में कौन सा वर्ण के बाद कौन सा अक्षर बन जाता है या वो कैसे बनता है, ठीक है दोस्तों। ये वो चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, लेकिन हम आप चिंता मत कीजिएगा, इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने इनको एक बार भी पढ़ लिया तो आप देख करके बहुत आसानी से बता देंगे कि कौन से के बाद कौन सा वर्ण आएगा, कौन सा वर्ण कैसे बदल जाएगा, उसका नियम क्या है, ठीक है। तो इस दोस्तों वो चीजें हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, ठीक है। हमने आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा करके इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया है, बहुत ही बारीकी से आपको, बहुत ही मोटा मोटा जैसे कहते हैं कि खास चीजें ही आपको हमने बता दी है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। ये आपके बहुत काम के चीजें हैं जिनको आप पढ़ते चलेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके उसी समय के लिए नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है, वो आपके भविष्य के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, ठीक है। तो आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है जाते जाते कि हमारे चैनल को जिसने अभी तक भी लाइक नहीं किया वो लाइक करिए, शेयर कीजिए और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।